नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। ये अंकुश, काजल और दीप्ति वाली कहानी चल रही है। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिएगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए तो आसानी से आप इस सेकंड पार्ट को समझ पाओगे। कहानी अजमेर से है। दूसरा, इस घर में सिचुएशन ठीक हो सकती थी, लेकिन कहते हैं ना कि स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है, सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है जिसमें आपको मौका तो मिलता है भूत प्रेत आत्मा जिन छलावा इनसे बचने का। बट चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा करके दिन पे दिन छोड़ते जाते हैं, उस चीज़ को मजबूत करते जाते हैं। और एक वक्त फिर ऐसा आता है जब वो अपना असर भरपूर तरीके से दिखा देती है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी सुनाता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। पिछली कहानी में आपने देखा था कि ये जो अंकुश की फैमिली है, अंकुश हो गए, ये काजल हो गई उनकी बहन, या उनके मम्मा पापा, चाचा ताऊ, जो घर में शादी में रुकने के लिए गांव से आए हैं, वो सभी लोग पहले किसी एक अजीब से बड़ी आकृति वाले इंसान की परछाई देख रहे थे। उन लोगों का ये कहना है कि इसके हाथ जमीन से छू रहे हैं। लेकिन अब जब से शादी की बातें तय हुई है, या उन्होंने मतलब ये अंकुश की फैमिली ने रबड़ी खाई है, उसके बाद से इनको घर में जो पहले वो प्रेत की शैडो दिखती थी, अब ये किसी ऐसे इंसान की शैडो दिख रही है जो कि दूल्हा है, उसके सिर पर सेहरा वगैरह दिख रहा है। इन्होंने दोबारा से उसी आदमी से कांटेक्ट किया जो इनके घर पर आया था, भगत जी का जो शिष्य था, जो स्टूडेंट है, उसको दोबारा से बुलवाया, सारी बातें बताई। तो उसने कहा कि जिस चीज़ के बारे में आप जिक्र कर रहे हो ऐसा होना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। आपको अगर जिन्न दिख रहा था तो वो सहरे में नहीं दिख सकता। घर की सभी महिलाओं से पूछिए क्या उन्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है। सबसे पहला कारण तो यही होता है उसके घर में पैर मजबूत होने का, ठीक है। वो उन्हें डरा कर मतलब अपने होने का एहसास करा देता है। अंकुश के घर वालों ने, सभी ने ये बातें सभी से पूछी, जितनी भी घर में माताएं बहनें थी। ये जो काजल है ना, ये बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर अपनी मम्मा को ये बात डिस्कस करी कि मम्मा, रात में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैरों को किसी ने छुआ है, पैरों को कोई सहला रहा है। मेरे को कभी कभी लगता है कि चादर हट रही है, खिंच रही है, और कभी कभी मुझे यहाँ इस तरह से महसूस होता है। ये सारी चीज़ें मुझे 2 एक दिन से ज़्यादा हो रही हैं। मैं उठकर बैठ जाती हूँ तो मम्मा ने कहा कि तूने ये पहले क्यों नहीं बताया। नहीं, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, किससे कहती, क्या कहती। अब इनकी जो मम्मा है, इन्होंने सिर्फ अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, यानी अंकुश के मम्मा पापा को ये बात पता थी कि काजल के साथ क्या सिचुएशन हो रही है। पंडित जी को वो जो स्टूडेंट है उनको बताया। उन्होंने एक धागा बना कर दिया इस बिटिया के लिए, और धागे के बाद से इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। घर में वो जो इन्हें सहरा बांधे कोई परछाई दिख रही थी, वो भी दिखनी बंद हो गई। घर में एकदम सब नॉर्मल हो गया। और इसे कहते हैं कि प्रेत का अपनी जगह बनाकर छुपना। सही वक्त और सही इंसान के माध्यम से अब वो भरपूर तरीके से सामने आएगा। अभी तो वो बस शांत हो गया है, गया नहीं है। इन लोगों को ऐसा लगा कि अब सारी चीजें ठीक हो गई। अच्छा, मान लेते हैं कि काजल के लिए जो धागा बना वो काफी असरदार था, लेकिन वो सिर्फ काजल के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं था। तो बाकी लोगों ने अपने आप अंदाजे लगा लिए कि अब सब कुछ ठीक हो गया, कोई भूत प्रेत आत्मा अब हमारे इस घर में नहीं है। बस यही गलती उसे मजबूत करने लगी। वो जो भी शक्ति थी इस घर में, उसने अब अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। बस इंतजार है एक सही इंसान का, जिसके माध्यम से अब घर में सबको मैं भयानक अनुभव कराने वाला हूं। शादी की तारीख आ गई थी। इन लोगों ने, मतलब जो दीप्ति के घर वाले हैं, उन्होंने किसी भी तरीके से अंकुश की फैमिली को ये बताया नहीं कि रबड़ी जिस दिन इनको खिलाई है ना, उसके बाद से शादी के दिन तक काजल पे वो
जो भी शक्ति है रोज आ रही है। पहले तो ये था कि जब उतारा हो जाता था तो 2-1 महीने की छुट्टी सी हो जाती थी। अब वो रोज आ रही है। अब ये सोचिए कि जिस वक्त शादी हो रही होगी, अगर मंडप पे ये प्रेत खेल गया तो परिवार की तो बदनामी एक छोटी सी बात हो जाएगी, लेकिन ये जो बिटिया है जिसकी शादी है, दीप्ति, इसकी सारी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ना बहुत सारे मतलब बातें होती हैं करने के लिए। एक की दो, दो की पांच और पांच की 50 तो लोग ऐसे ही कर देते हैं। और जब भरी शादी में घराती बरातियों के सामने इस तरह से होने वाली जो दुल्हन है ऐसा करेगी तो सोचिए सिचुएशन कैसी हो जाएगी। मम्मी पापा एक पंडित जी के पास गए, उन्हें सारी बातें बताई। उनसे क्या कहते हैं कि बस आज आज के लिए ठीक रहे। वो जो पंडित जी हैं वो कहते हैं कि जी मैं ग्रह शांति की पूजा तो करता हूँ, लेकिन ग्रह शांति की पूजा में भी आपको कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। और आप कह रहे हो कि आज आज में, ये ऐसे थोड़ी ना होता है। अब ये यहाँ से बेवन से जब चल रहे थे तो बस किसी ने रास्ते में, होता है ना मदद के लिए कहीं ना कहीं से कोई खिड़की खुली मिल ही जाती है। तो एक आदमी जो कि इन्हें भी जानता था और इनके घर की सिचुएशन को भी जानता था, उसने क्या कहा कि तुम बेकार इन लोगों के चक्कर में पड़े हो, तांत्रिक ही है जो कि सब कुछ ठीक कर सकता है। नहीं, तंत्र विद्या का सहारा लेकर ही तो शायद उतारे होते होंगे। कोई ब्लैक मैजिक करता है और कोई वाइट मैजिक करता है। भाई ईश्वर को मतलब जो साक्षी मानकर किसी की मदद कर रहा है तो वो उतारा है, और शैतान को साक्षी मान के अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो टोटका है। इन्होंने कहा बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन तांत्रिक के अलावा कोई नहीं कर पाएगा। अब हारते क्या ना करते, ये चले गए एक तांत्रिक के पास। तांत्रिक बाबा को सारी सिचुएशन बताई और ये बताया कि आज शादी है तो आपको, मतलब ये वक्त था दोपहर के 12-1 बजे के आसपास का, कि घर के सारे काम छोड़कर हम आपके पास आए हैं, प्लीज कुछ मदद करिए। तो तांत्रिक बाबा ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है और आपको अपनी बिटिया को यहाँ लाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ जो जो आपने बताया उन चीजों को मैं कुछ अभी बना कर दूंगा। ठीक है, उससे अपनी बिटिया को पानी में 2 बूंद 3 बूंद डालने के बाद नहला देना। ठीक है, और कुछ खाने को बताया, कुछ चीजें अपने पास रखने को बताई। ये सारी चीजें ये जो तांत्रिक भाई साहब है इन्होंने बताई। अगर किसी पर कोई प्रेत बाधा है, ध्यान से सुन लेना, ये मैं आपको एक अपनी जो इतनी सारी कहानी आई है या जिन भगत से मैं कांटेक्ट में रहता हूं उनसे पता करा हुआ है, मैं मन से कुछ भी नहीं बताता। अगर किसी पर कोई प्रेत बाधा है, कोई समस्या है, छोटी हो बड़ी हो भयानक हो कैसी भी हो, गलती से भी उसको इत्र परफ्यूम खुशबू के नजदीक नहीं लाते हैं। और ये तांत्रिक भाई साहब ने इतनी बड़ी एक इत्र की शीशी दे दी और कहा जब नहाए तो इसमें थोड़ी सी पानी में पौधे वगैरह डाले। अगर आप विष्णु पूजा कर रहे हैं या आपको किसी ने कोई मंत्र बताया है और उसके उच्चारण के बाद आपको दूध की कुछ बूंदे या परफ्यूम की कुछ इत्र की कुछ बूंदे डाल के नहाना है, वो एक अलग मैटर है। गुलाब की पंखड़ी डाल के नहाने का एक अलग मैटर है। स्किन कैसी होगी, सुंदर होगी, ये सब हटाओ साइड में। ये किसी शक्ति को या अपनी इंद्रियों को मजबूत करने के लिए होता है, नॉर्मल नहीं है ये बात। और ऐसे इंसान को आप इत्र से नहला नहीं सकते जिस पर प्रेत बाधा इतनी भयानक चल रही हो। पता नहीं क्या सोच के ये तांत्रिक भाई साहब ने ये ट्राई करवा दिया। अब ये घर गए, घर पे जाने के बाद उसे सारी बातें बताई तो दीप्ति ने कहा कि मुझे वैसे अभी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, जो इन्होंने दिया है तांत्रिक बाबा ने, इसे मैं अपने वॉलेट में, मतलब अपने पर्स में रख लेती हूँ। और मैं सुबह नहा तो ली थी, अब पार्लर जाना है, फिर पार्लर से आगे तो नहाऊंगी नहीं। घर वालों ने कहा एक काम कर, फिर तू तो बेटा 2 मग्गे पानी डाल ले, जैसे उन्होंने बताया था ना प्लीज। मम्मी पापा के बहुत कहने के बाद दीप्ति ने कहा कि चलिए ठीक है लाइए। वो शीशी थी, जैसे ही इसने खोलकर देखा तो ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही है, हमें तो लगा कि उन्होंने कुछ अपनी तरफ से, 1 मिनट दिखा बेटा। इनके मम्मा पापा ने भी इसे स्मेल करा, ये तो इत्र लग रहा है।
लेकिन जो बड़े पंडित जी हैं वो बताते थे कि बिटिया इत्र, परफ्यूम, खुशबू वाली चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना, ये इत्र दे रहे हैं। तो इनकी मम्मा ने, दीप्ति की मम्मा ने ये कहा कि हर किसी का पूजा पाठ या टोने टोटके या उतारा करने का तरीका अलग होता होगा, ये अलग तरीके से कर रहे हैं। और जो बड़े पंडित जी थे जिनके पास हम जाते थे, मतलब वो लोग जो अंकुश के घर के पास रहते थे, याद है ना पंडित जी, वो उनका तरीका अलग होगा। अरे बेटिया तू नहा ले। इसके इत्र की शीशी में 2 ही बूंद डालने को बोला था, ज़्यादा नहीं। और गलती से जब ये ऐसे पलट रही थी तो शीशी गिर गई पानी की बाल्टी में। उसे निकालती है, फिर वापस से बंद करती है, बंद करने के बाद रख देती है। दीप्ति का ये कहना है कि मैं कोई नींद में नहीं थी, मैं होश में थी। सब कुछ मेरे को एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था। ये जैसे ही नहाने के लिए वहां गई, मतलब बाथरूम में, तो बाल्टी मग्गा होता है ना, मग्गा ही बोलते हो या इंग्लिश में मग बोलते हो, हाँ। तो शावर वगैरह से नहीं नहा रहे थे ये, सही। बाल्टी रखी थी, एक मग था। इसने जैसे ही वो मग उठा के अपने फेस पे डाला है, इसने एकदम से चेहरे पे से पानी हटाया। इसे बाल्टी में किसी आदमी की शक्ल दिखी, मतलब वो अंदर से जैसे इसे देख रहा हो। ये थोड़ा सा डर कर मग वगैरह छोड़कर पीछे हट गई। वो अजीब सा चेहरा था कुछ। मेरे जो बाल्टी रखा हुआ था उस पर उसकी खाल चिपक रही थी, बड़ा अजीब सा था। मैं चिल्लाना चाहती थी, मैं यहाँ से भागना चाहती थी, मैं बचना चाहती थी, बट मेरे से ये मानो कि किसी ने मुझे कैद सा कर लिया है और मैं बोल नहीं पा रही, चिल्ला नहीं पा रही। जो ये आप हिप्नोटाइज वगैरह की वीडियोस देखते हो ना कि ऐसा होता है, उससे भी एक लेवल ऊपर होती है एक चीज़ जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाता है। वो जिस चीज़ को देख रहा है वो एग्जिस्ट करती नहीं है, वो जिस चीज़ को फील कर रहा है वो एक्चुअली में वहाँ पर है ही नहीं। दीप्ति का ये कहना है कि जब मैं डर कर पीछे हटकर बैठी थी और मेरा हाथ ज़मीन पर रखा हुआ था, तो मेरे हाथ में बहुत सारी मिट्टी लग गई। ये मानो कि मैं खेत में हूँ और खेत में बहुत सारी मिट्टी जैसे होती है, ऐसी मिट्टी लग गई। अपने हाथों को देखा तो बहुत मिट्टी थी। अब मैं ये भूल गई कि मैं क्या देख रही हूँ। तुरंत मैं बाल्टी तक गई हूँ, मग उठाया, अपने दोनों हाथों को साफ करने लग गई। तभी मम्मा की आवाज़ आई कि बेटा ज़्यादा समय नहीं लगाना, फटाफट से हमारे को पार्लर जाना है। हाँ मम्मी आ रही हूँ। अब इसने पूरे वॉशरूम में देख लिया, इसे कोई नहीं दिख रहा। बाल्टी को ढंग से देख रही है, मग को अच्छे से देख रही है, आसपास देख रही है। समझ नहीं आया कि मुझे जो दिखा था वो क्या। वही हाथ पे मिट्टी लग गई, लेकिन वॉशरूम के अंदर एक गमले जितनी मिट्टी पड़ी हुई है। मिट्टी दिख रही थी इसे, लेकिन वॉशरूम के अंदर पॉसिबल है नहीं ना। ये यहां से जब नहाकर निकली तो हर कोई टोक रहा था, अरे क्या इत्र में नहा ली बिटिया, अरे भैया सिर में दर्द हो जाएगा, अरे बिटिया इतना परफ्यूम ना लगाते हैं। हर किसी ने अपनी अपनी राय दी। इनके घर जो गांव से दादी आई हुई थी, उन्होंने बुलाया। उन्होंने इससे पूछा कि बिटिया क्या इत्र वगैरह लगा के आई है? परफ्यूम और बाकी खुशबू के लिए कोई चीज़ लगा लेती, लेकिन ये इत्र नहीं लगाना चाहिए। शादी का समय है और ऐसे में आई गई हवाएं बहुत होती हैं। तो बेटा ये गलत कर गई, तुझे किसने बता दिया? नहीं नहीं, सब ठीक है दादी, और थोड़ा सा ही लगाया था, लेकिन उसकी स्मेल कुछ ज़्यादा तेज़ है। तो दादी क्या कहती हैं कि बाल्टी में डाल के नहा तो ना ली ना, क्योंकि अगर ऐसा करा है तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं तेरे साथ क्या चीज़ें चल रही हैं, हम जानते हैं कि तेरे साथ वो समस्या पता नहीं कब से है। बेटा तू तो उसे और मजबूत कर देगी। अरे दादी आप क्या क्या बोल रहे हो, ये भी किसी ने बताया है, इसीलिए हमने किया है ना। तुम्हें किसी ने बताया है? कुछ रखने को तो ना दे दिया? नहीं, रखने को भी दिया है, और एक छोटी पानी की बोतल दी है कि जब भी तुम्हारे को थोड़ी सी एनर्जी लो लगेगी ना, तो आपको इसमें से 2-3 घूंट पीते रहना चाहिए। अम्मा ने भी वो सारा बाहर जाके किसी पेड़ में खला दे जो उसने दिया है। क्या तांत्रिक के पास जाने लगेगा तुम? अब इन्होंने इतनी तेज बोला, घर में सब लोग जो काम वाम कर रहे थे रुक गए। दीप्ति के मम्मी पापा आए और पूछते हैं कि क्या हुआ दादी, क्या हुआ? अरे तुम दोनों ये बताओ कि किसी तांत्रिक के पास चले गए क्या? अरे बिटिया तुम्हारे को प्यारी नहीं है? जिस घर जा रही है पूरे घर को बर्बाद करके मानोगे तुम लोग? उतारा कराना है, सारी चीजें ठीक है, इसको आराम मिलना चाहिए, ईश्वर इस पर अपनी कृपा बरसाए, इसकी लंबी आयु हो, रोग मुक्त हो, लेकिन तुम कर कर तांत्रिक के पास भेज रहे हो उसे। नहीं वो आपने शायद गलत सुना है। अरे वो जो उसने पानी वानी दिया है ना तुम्हें, मतलब बिटिया को पीने के लिए, वो गलती से पिला मत देना।
वो चीज को बहुत मजबूत कर देगा, और जितना ज्यादा मजबूत करेगा उतना तांत्रिक को फायदा होगा। अम्मा, तांत्रिक को कैसे फायदा हो सकता है ये बताओगे आप? तो अम्मा ने कहा कि अब ढंग से सुन, जो मेरे देवर रहे हैं ना, तू भी जानता है, वो तंत्र विद्या में इतनी ज्यादा आगे निकल चुके थे कि आंखें बंद करके बता देते कि तुम्हारे घर में सिचुएशन कैसी है। लेकिन वो गुजर गए, कोई हवा उन पर भारी पड़ गई और उतारा उनका हो नहीं पाया। उन्होंने अपने जाने की तारीख बता दी थी कि मैं 1.5 साल बाद जनवरी की इस तारीख को इतने बजे के आसपास चला जाऊंगा, और वही हुआ। पहले लोग उसकी बात पर ज्यादा यकीन नहीं करते, लेकिन जब वो गुजर गया ना तो उसकी सारी बातें याद आती थी, और वो भरोसा करने लग गए थे कि वो आदमी सबकी मदद भी कर रहा था, तंत्र विद्या करता था लेकिन वो मदद करता था। ये जो चीज तुम कर रहे हो ना, अगर ये मजबूत हो गई, और जो तांत्रिक ने चीज को मजबूत किया है, तो अब तांत्रिक जो बोलेगा वो चीज करवाएगा। तुम्हें समझ आ रहा है? बिटिया कहती है कि मैं अम्मा जी अब पार्लर जा रही हूँ, अब चलिए ठीक है, मैं उसका वो जो पानी वगैरह दिया है, चीज़ें दी हैं, उन सबको इग्नोर करूँगी। अब नहा ली, अब ये वाली स्मेल कैसे जाएगी? तो अम्मा ने एक बहुत बेहतरीन और इतनी कमाल की चीज़ है ना, आप भी अपनी लाइफ में करके देखिएगा। लेकिन इनमें से किसी ने नहीं माना। अरे कौन, आप कैसी बातें कर रहे हो? अम्मा ने एक बहुत बढ़िया तरीका बताया, और ये घरेलू टोटका है, बहुत गजब काम करता है। आपके घर के आसपास नीम होगा ना, नीम के कुछ पत्ते वगैरह लेके आइए, उन्हें घर में अच्छे से वॉश करिए, साफ करिए, करने के बाद पानी गर्म करने रखिए, फिर उसको डालिए। मतलब उसको डालने के बाद पानी गर्म होना नहीं, पहले पानी को उबाल लो, फिर उसके बाद नीम के उसमें पत्ते डालो, थोड़ा सा ठंडा हो जाने दो, उसको पानी में मिलाओ और नहा लो। जहां उसकी सिर पे आपके एक बूंद गिरी और पैर पे एक बूंद गिरी, आपके पास एक अलग सा ऑरा बनता है, और ये नीम की खासियत है। अम्मा ने बताया तो सबने मना कर दिया। अब बिटिया 2-2 3-3 बार थोड़ी ना नहाएगी। अब कोई कह देगा कि हल्दी से नहाओ, कोई कहेगा इससे नहाओ। अरे तू पार्लर जा। ये जो बड़ी अम्मा है ना, इनकी बात किसी ने मान ही नहीं। अब जो होगा, तब बड़ी अम्मा ने जो बताया था काश कर लेते। अभी तक आपको कहानी कैसी लग रही है? प्लीज अच्छी लगती है तो 2-1 बातें कह जाया करो। अम्मा की बात तो इन लोगों ने मानी नहीं, बस शादी की तैयारी में लग गए। शाम हुई और आसपास के ही वो बड़े से फार्म हाउस में शादी हो रही थी। अब सब लोग अपने अपना एंजॉय कर रहे थे। शादी के बहुत सारे जो रीति रिवाज हैं उन्हें निभाया जा रहा था। और ये दीप्ति बार बार कहती है कि मुझे हर बार ये फील हो रहा है कि कोई आके मुझे मतलब कंधे पे टच हुआ। 3-4 बार पलट कर देख चुकी है, कोई भी नहीं है। ये चीज इसके साथ बढ़ रही है। सभी के साथ ये बैठी थी जिस रूम में, तभी एकदम ये ऐसे करने लगी। अब पीछे देखती है, पीछे सिर्फ आईना रखा था, और इसकी कुछ फ्रेंड्स वगैरह इधर बैठी थी, मम्मा थी। सब लोगों ने ऐसे देखा, पूछा क्या हुआ? तो कह रही मुझे ऐसा लगा जैसे गर्दन पे मेरे पे पीछे किसी ने अभी हाथ रखा है। अरे तेरे मन का वहम था, कुछ नहीं है। तभी एक लड़की बोलती है कि देखिए यहाँ मतलब बैंकेट में शादी है, रूम भी अच्छा है, शीशा देखिए इन्होंने कैसा लगा रखा है, पूरे शीशे पे दरार है, किसी के लग जाएगी और ये अगर गिर गया तो। बहुत बड़ा एक आईना था, मतलब ड्रेसिंग टेबल पहले चलता था ना, अब तो बहुत से घरों में नहीं है ड्रेसिंग टेबल का रिवाज, वो बस दीवार में या वार्डरोब में ही शीशा लगवा देते हैं, बट बहुत जगह पहले हुआ करता था। तो इसने भी ध्यान से देखा कि हाँ ड्रेसिंग टेबल पे ये देखो आईना बीच में से चटक रहा है। जैसे ही उस पे इसने हाथ लगाया, इसका हाथ यहाँ से कट गया, हल्का सा खून जो था वो शीशे पे लगा। मम्मी आई एकदम से, अरे क्या कर रही है? उसके हाथ में फिर पानी वगैरह से साफ किया गया, बैंडेज मंगाई गई, बैंडेज लगा दी। थोड़ा ध्यान से कर बिटिया, क्या कर रही है? दीप्ति कहती है अरे मेरे को नहीं पता था कि इतना ज्यादा शार्प होगा कि एकदम से हाथ में लग जाएगी। खैर चीजें तो खराब होती चली जा रही थी, लेकिन इग्नोर करो, आगे चलो, आगे बढ़ो, है ना। अब होता क्या है कि जब फेरे हो रहे थे उससे पहले जयमाला मतलब वरमाला हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सिचुएशन अंडर कंट्रोल चल रहा था। अंकुश बार बार दीप्ति से एक ही सवाल कर रहा था कि तुम ठीक हो, और दीप्ति हर बार जवाब देती थी कि हाँ बिल्कुल ठीक हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब मंडप पे बैठे तो अंकुश के साथ वो भी भाई साहब आए हुए थे, उनमें इनविटेशन गया हुआ था, जो बड़े पंडित जी के शिष्य हैं। मंडप पे जैसे ये दोनों बैठे, अंकुश और दीप्ति, तभी ये जो स्टूडेंट है एकदम परेशान होने लग गया, और किसको बताऊं, किससे कहूं, ऐसी कुछ सिचुएशन इसके चेहरे से दिख रही थी। अंकुश के मम्मी पापा ने इसे बुलाया, जो पंडित जी के शिष्य थे,
क्या हुआ, आप पंडित जी थोड़े परेशान लग रहे हो। उन्होंने कहा 1 मिनट में आपसे इस वक्त तो ये सारी चीज़ें पूछ नहीं सकता, लेकिन कहीं से मुझे चावल चाहिए, मतलब कच्चे चावल चाहिए और कच्चा दूध चाहिए, और जितना जल्दी हो सके वो मंगवाओ। उन्होंने कहा लेकिन अभी इस वक्त रात में कहाँ, ये आपकी बिटिया के लिए बोल रहा हूँ मैं, आपकी बिटिया के साथ कोई और भी बैठी है और ये हाथ बंधे हुए हैं उसके। आप मेरी बात मैं समझा नहीं पाऊंगा, बस आप कहीं से भी थोड़े से चावल और दूध की व्यवस्था कर दो, बाकी कोई चीज़ हो या ना हो, बस इन दोनों को आप दे दीजिए, मैं उसे बांध लूंगा अभी। पंडित जी अभी देखिए, शादी के बाद हम ये जो आप मांग रहे हो कच्चा दूध और कुछ चावल करवाते हैं, लेकिन ये इस घर की भलाई के लिए सीधा यहाँ से रसोई घर चले गए, किचन में जाके पूछते हैं कि कच्चा दूध है। उन्होंने कहा जी है। चावल वगैरह हैं क्या, मतलब अभी कच्चे चावल जो होंगे। उन्होंने कहा हाँ बोरी रखी है। क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है? हाँ वहाँ पाठ हो रहा है ना, मुझे ज़रा किसी चीज़ में करके दे दीजिए। तो एक छोटे से गिलसिया में, बहुत छोटे गिलसिया कह रहा हूँ सॉरी, छोटे से गिलास में उन्हें कच्चा दूध दे दिया और एक मुट्ठी चावल थे। अब ये लेकर आए। अब ये दोनों तो बैठे थे सामने, ठीक है, पंडित जी लेकर आए हैं और अंकुश और दीप्ति सामने बैठे हैं। काजल लेफ्ट साइड पे बैठी थी और इनके मम्मा पापा सब लोग हैं। वैसे तो कहा जाता है कि बेटे की शादी में माएँ नहीं जाती, बट किसी की सिचुएशन अलग है, किसी की अलग है। यहाँ प्रॉब्लम दोनों फैमिली को पता है कि दीप्ति के साथ क्या चल रही है। अब ये पंडित जी उनके ठीक अपोजिट आकर बैठे और जगह बनाकर, इसने घूंघट इतना कर रखा था, घूंघट करे करे मैं बोलती है इसे सामने से हटा। अब पंडित जी भी जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे वहां, जो शादी करवा रहे थे, वो रुक गए कि बिटिया कुछ कह रही थी आप। तो इसने हल्का सा घूंघट पीछे से पकड़ के ऐसे खींचा, तो वो इतना जो था अब इतना हुआ। इतना होने के बाद कहती है इसे सामने से हटा। और वो जो सामने बैठे हैं पंडित जी, वो उसे पढ़ते पढ़ते कच्चे दूध को, मतलब कभी गिलास को आगे रख रहे हैं, कभी पीछे रख रहे हैं और थोड़े थोड़े चावल वहां डाल रहे थे। तो बड़े पंडित जी जो यहाँ शादी करा रहे थे, उन्होंने देखा उन्हें कि आप कुछ पढ़ रहे हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ मैं लड़के वालों की तरफ से आया हूं और ये हमारे यहाँ होता है। अब जैसे ही इन्होंने ये बोला तो अंकुश के माता पिता उन्हें देखते हैं, वो इशारा करते थे कि बस आप चुप रहिएगा। अब माँ ने भी देखा कि कच्चा दूध और चावल की व्यवस्था इन्होंने खुद कर ली है और ये हमारे घर की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो वो शांत रहें। बस ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ हमारे घर में ये पूजा होती है। जब भी शादी होती है ना, तो चाहे बेटे की हो बिटिया की हो, हमारे घर में ये वाली पूजा भी होती है। उन्होंने कहा ठीक है। तो एकदम ये दीप्ति क्या बोलती है, क्यों झूठ बोल रहा है? इसने ना चेहरा उठा रखा और घूंघट से शायद इतना क्रिस्टल क्लियर भी नहीं दिख रहा होगा। पंडित जी ने कहा कि बिटिया आप आराम से बैठिए, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अंकुश ने कहा कि अगर इन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो पंडित जी आप थोड़ा सा राइट या लेफ्ट बैठकर अपनी पूजा कर लो ना। उन्होंने कहा बेटा जो मैं कर रहा हूं आप सभी की भलाई के लिए कर रहा हूं। जब किसी पर ऐसी शक्तियां खेल रही होती है ना, तो भाई साहब छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े टोटके कर देते हैं। और हिप्नोटाइज करना ऐसे लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। बिना आपकी आंखों में देखे, बिना आपको कुछ खिलाए, बिना आपको कुछ स्मेल कराए, बिना कुछ आपकी वस्तु को इस्तेमाल करे। होता है ना कि बाल थोड़े से मिल जाए, या आपका पहना हुआ कपड़ा मिल जाए, या आपका खाया हुआ कुछ झूठन मिल जाए, उससे टोटके बहुत भयानक होते हैं। बट अगर किसी पर प्रेत खेल रहा है और वो किसी पर टोटका कर दे तो उसकी काट तो बड़ी मुश्किल है, वो तो कठपुतली बना देगा। इसने दीप्ति ने अंकुश के साथ यही किया। सिर्फ छोटी सी चीज है, किसी का उस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन दीप्ति ने बाद में यह चीज सबको बताई थी कि मैंने नहीं किया था, मुझसे करवाया गया था। अब इसमें बताइएगा कहां से टोटका हो जाएगा। इसने अपने हाथ पे लगी बैंडेज को खोला और अंकुश को कहती है ये उधर फेंक दो। अंकुश ने देखा उसके हाथ में, ये कब लगी? अरे वो ड्रेसिंग रूम में थी मैं। लाओ। बस बैंडेज हटाकर दी है, अंकुश ने पकड़ी है और साइड में फेंक दी है। इसमें टोटका हो जाएगा क्या इतनी सी देर में? और इतनी सी चीज ऐसे कैसे पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन अंकुश क्या कहता है जब उस बैंडेज को फेंक दिया, अरे तुमसे कह रहे हैं एक बार समझ नहीं आती क्या, सामने से हटो चलो। जब इतना मान सम्मान किसी को मिलेगा, वो भी भरे परिवार में, तो वो क्यों करेगा तुम्हारी मदद? अरे तुम जाओ कुएं में मेरी बला से। अब तो पंडित जी को आया गुस्सा। वैसे तो उन्हें स्थिर रहना चाहिए था, लेकिन होता है भाई साहब, इंसानी नेचर है। आप किसी के भरे बाजार में इस तरह से बेइज्जती कर रहे हो और वो आपकी मदद के लिए बार बार कोशिश कर रहा है, अरे वो भी इंसान है, कब तक शांत रहेगा?
उन्होंने सारा दूध वहीं खिला दिया, सारे चावल वहीं छोड़ दिए। अब जैसे ये काम करा, दीप्ति हंसने लग गई। हो गई तेरी पूजा है, हो गई तेरी पूजा। अब जा, पलट कर देखियो मत, जा। ये इसने जो बोला, जो साथ में बड़े पंडित जी बैठे ना जो पूजा करा रहे थे, उन्हें भी चीज समझ आ गई। यहां बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी इसके बारे में। अंकुश उसे लगातार देख रहा था। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूं, मुझे क्या होगा। और ऐसे में इसकी आवाज बहुत हल्की सी भारी हुई थी। होता है कभी कभी, देखिए शादी के समय सुबह से कभी खाया है नहीं खाया है, सोए है, नींद पूरी हुई है नहीं हुई है, और माहौल की थोड़ी स्ट्रेस होती है। जैसे होली के जब दिन होता है तो कलर्स में भी ऐसा लगता है ना कि हल्का फुल्का सा सिर घूम रहा है, भले ही हमने कुछ खाया पिया ना हो, वैसी चीजें गड़बड़ वाली जो होती हैं। लेकिन होली के दिन में भी थोड़ा कहते हैं कि कलर्स में भी अलग ही माहौल हो जाता है। ऐसे ही शादी में खासतौर से दूल्हा दुल्हन के लिए तो होता ही है। फॉर्मेलिटीज हो रही हैं, रीति रिवाज हो रहे हैं, थक रहे हैं। खैर, वो जो पंडित जी हैं वो तो यहां से चले गए, लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा, अंकुश के साथ दीप्ति तो बैठी ही नहीं थी, कोई और है। अब ये पंडित जी तो यहां से चले गए, दीप्ति और अंकुश की शादी हो गई, सब कुछ बेहतरीन से मतलब काम हुआ यहाँ, बहुत एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती हुआ, खुशियों का सा समय रहा। दीप्ति के मम्मी पापा और अंकुश के मम्मी पापा आपस में बैठकर, सुबह की बात थी, मतलब विदाई से पहले 5:30-6 बजे आपस में बात करके कहते हैं, सब कुछ कितना बेहतरीन हुआ, हमें तो डर था कहीं वही शक्ति जो है असर ना कर दे। आप किसी के पास गए थे क्या? हाँ हाँ, हमें पंडित जी ने बताया था, और जो चीजें बताई थी वो करी हमने। तभी ये दीप्ति की मम्मी कहती हैं कि वो मैं पानी की बोतल साथ लाई हूँ, जो छोटी सी उन्होंने दी थी ना तांत्रिक भाई साहब ने, दीप्ति को पिला देती हूँ। और पानी के लिए वो कह भी रही थी एनर्जी आ जाएगी। हाँ हाँ, अब ये गई, एक तो समय खराब कर रही हो अपना, ऊपर से किसी के लिए और ज्यादा भयानक सिचुएशन ला रही हो, और ये अंकुश के लिए होने वाला था। अब ये दीप्ति की मम्मी गई और अंकुश के पास ही दीप्ति बैठी हुई थी, उसे पानी देती है कि ये पानी पी ले। अब उसने बोतल देखते ही मम्मी को देखा कि ये तो वो उन्होंने, हाँ हाँ बेटा एक बार में ही, भाई थोड़ा सा ही पानी है, सारा खत्म कर ले। चीज को थोड़ा मजबूत करना था, इन्होंने भरपूर तरीके से मदद कर दी। पानी वगैरह पीती है। उसके जब बाद विदाई हुई, अभी तक सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल थी। इनकी गाड़ी जब हाईवे पे आई और जब यहां से जा रहे थे, बीच में गाड़ी में 2-3 बार प्रॉब्लम आ गया। अच्छी खासी नई सी गाड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, और ये कोई दीप्ति की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट नहीं है। इनकी गाड़ी में बार बार सिचुएशन ऐसी हो रही थी कि गाड़ी चले रुके, खराबी आ रही है। फिर ये हुआ कि गाड़ी बदल लेते हैं, भाई कम से कम 25-30 गाड़ियां जा रही हैं, किसी और में चले जाएंगे, तो दूसरी गाड़ी में बिठा दिया। ऐसे करते हुए 4 गाड़ियां चेंज हो गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा भाई साहब, जिसमें ये दूल्हा दुल्हन बैठ रहे हैं उसी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। खैर, ये सारी गाड़ियां जितनी बार चेंज हुई करते हुए, ये अपने घर से सिर्फ अब 8 किलोमीटर की दूरी पर थे, और यहाँ एक छोटी सी पुलिया आती है। पुलिया कहूँ मतलब छोटा सा ब्रिज है, बहुत छोटा सा ब्रिज है। जैसे ही गाड़ी उसके पास आने वाली थी, दीप्ति के एकदम से पेट में दर्द होना शुरू हो गया। दीप्ति कहती है, 1 मिनट, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, कुछ खाने का मन कर रहा है, यहाँ आसपास कुछ होगा। तो गाड़ी में अंकुश बैठा था, ड्राइवर थे भाई साहब, और एक कोई इनका दोस्त वगैरह भी था। उन्होंने कहा, अरे भाभी को भूख लग रही, तो यहाँ है ना गाड़ी में बहुत सारा फल वगैरह रखा है, भाभी दे दूं, फल दे दूं? तो ये मना करती है कि नहीं, फल वगैरह कुछ नहीं खाना। अब गाड़ी रुकी हुई है, पीछे से दूसरी गाड़ी से आदमी उतर के आया, पूछता है इनसे क्या हुआ। अरे इसे भूख लग रही है, तो मैं सोच रहा था कि गाड़ी में किसी के कुछ रखा हो, और पेट में भी दर्द हो रहा था इसके। अरे बहुत देर से बैठी है ना बिटिया, सुबह की स्ट्रेस भी होती है, बस अब 8-9 किलोमीटर रह गया है घर, और फिर घर पे जाके आराम कर लियो थोड़ा। हाँ हाँ, लेकिन आपकी गाड़ी में जो मिठाई रखी है वो दे दो ना अंकल, ये बोला दीप्ति ने। हाँ मिठाई, हाँ मेरी गाड़ी में रखे ना बहुत सारे डिब्बे। अब ये गए, एक डिब्बा ले आए। ये जैसे ही इन्हें दे रहे थे, अंकुश सिर्फ देख रहा था कि ये क्या हो रहा है।
इसने बहुत ज्यादा मतलब जल्दबाजी में उस डिब्बे को खोला और खाना शुरू कर दिया। हाँ, दो डिब्बे और दे दोगे? उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं ला रहा हूँ, तू ठीक है ना? हाँ जी मैं ठीक हूँ, बस बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरी ये मिठाई। अब ये गए और 2 डिब्बे और ले आए। इसने जब 3 ये मिठाई के डिब्बे खा लिए तब अंकुश के दोस्त ने अंकुश से इशारे में पूछा कि सब कुछ ठीक तो है, क्योंकि हल्की फुल्की ये बात पूरी बारातियों को पता थी जितने भी लोग गए थे कि इसके साथ कोई सिचुएशन है। अब ये डर डर के बार बार दीप्ति को शीशे में से देख रहा था, लेकिन एकदम से ही इसे शीशे में दीप्ति की जगह कोई और बैठी दिख गई। गाड़ी के ब्रेक लगाए और एकदम गाड़ी से बाहर उतर गया। अंकुश ने कही अरे क्या कर रहा है यार, मतलब ट्रैफिक में गाड़ी रोक दी, हुआ क्या? बाहर आ 1 मिनट, क्या हुआ क्या? तो अंकुश से दीप्ति क्या कहती है, अभी ये बाहर बुलाकर तुम्हें कहेगा कि मेरी जगह कोई और बैठा है। मुझे शीशे में देख रहा था, मैंने देख लिया इसे, लेकिन ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो इसके बारे में। मेरा बहुत खास दोस्त है। गाड़ी से बाहर आया, क्या हुआ? अंकुश यार मैंने शीशे में जब देखा था तुझे और भाभी को, तो भाभी की जगह कोई और बैठी है, और ये औरत बड़ी सी उम्र की है, कोई 55-60 साल के आसपास है, बड़ी भयानक सी थी। अरे क्या बोल रहा है यार? अंकुश ने इस तरह से शीशे में थोड़ा सा नीचे होकर देखा, मतलब विंडो से। तो उसने पूछा इशारे से, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। वैसे तो इनकी गाड़ी ड्राइवर भाई साहब चला रहे थे, लेकिन जब वो मिठाई वगैरह आई ना तो ड्राइवर भाई साहब को यहीं पर उतरना था, उनका घर था। पूछ के अंकुश से और इनके दोस्त से परमिशन लेके वो उतर गए थे। गाड़ी इनका दोस्त चला रहा था। अब अंकुश ने जब सारी बातें सुनी तो उसने कहा कि तू बैठ मेरे साथ और गाड़ी मैं चला लूंगा, तेरी भाभी आराम से पीछे बैठ जाएगी। अब गाड़ी में ये सिर्फ 3 लोग थे, घर तक पहुंच गए, बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। आने के बाद बहुत सारे रीति रिवाज शुरू हो गए। ये हर चीज को गलत कर रही थी। बोला जा रहा था कि दायां पैर आगे करो, बायां पैर आगे करो, ये हर चीज को गलत कर रही थी और फिर हंसती थी। इसको जो जो चीजें बताई सब कुछ इसने उल्टा किया। बाएं पैर आगे करो बेटा, दाएं पैर पे आपके आलता लगता है ना, आलता लगाने के बाद अंदर छाप बनेगी बेटा, इस तरह से करना है, और वो सब उल्टा कर रही है। इसको कहा जा रहा है पैर की छाप देनी है, तो उसमें वो जो सिंदूर पानी था उसमें हाथ डाल के पूरा हाथ भिगो के दीवार पे छाप लगा दी और हंसने लग गई। घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बारे में पता नहीं था, लेकिन अब देखकर सवाल पूछ रहे हैं क्या हुआ इसे, सब ठीक तो है, ऐसा क्यों कर रही है, ये नई बहू किस तरह से कर रही है, और बातें बननी शुरू हो गई। इसको बोला बिटिया को कि बेटा आप अंकुश बिटिया को ले जाओ, थोड़ा सा ये आराम कर लेगी, थक गई है, भूख भी लगी होगी, बहुत समय से कुछ खाया नहीं, क्योंकि जब बैठकर सभी लोग शादी में खाते हैं दूल्हा दुल्हन के साथ, जो उसमें अच्छे से खाना खा नहीं पाते ना, मैं तेरे लिए कुछ खाना बनवाती हूँ। पूड़ी खाती है बेटा तू? हाँ हाँ मम्मी जी, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने बीच में रास्ते में कुछ खा लिया था। अरे कोई बात नहीं, हमारी बिटिया पहले पहले घर आई है तो हमारी तरफ से। नहीं नहीं मम्मी जी। अब अंकुश ने भी कहा कि नहीं, ये रास्ते में इसने कुछ मिठाई वगैरह खा ली थी। ठीक है, अब ये अपने कमरे में आए। अंकुश को मतलब जो लोग आए थे उनमें सबका पेमेंट वगैरह देखना था, किसको देने हैं, ड्राइवर है या जिसने काम किया, तो वो हिसाब किताब करने के लिए थोड़ा सा अपने घर में फ्लोर से नीचे उतरकर सभी से बात कर रहा था। तभी एकदम बहुत तेज किसी के चिल्लाने की आवाज आई और सब लोग एकदम अरे हटो हटो हटो, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। अंकुश भाग के अंदर आया तो वो 2nd फ्लोर पे इसका रूम था अंकुश का, जिसमें उसे छोड़कर अभी नीचे ही आया था। वो उस पर से गिर गई, लेकिन पहले ये किसी सोफे या टेबल पे गिरी है, फिर जमीन पे गिरी है। सब लोगों ने उठाया कि बिटिया को शायद चक्कर आ गया था, क्या हुआ था पता नहीं। ये एकदम उठकर बैठ गई और नहीं मैं ठीक हूं। अरे बेटा तू 2nd फ्लोर से कैसे गिर गई और तेरे बिल्कुल भी खरोच नहीं है, ये चोट नहीं है, क्या हुआ? अंकुश आकर पूछता है कि कैसे गिर गई तुम? मैं तो रूम में अंदर गया हूं, दरवाजा बंद किया है, तभी आया था। करी नहीं, मैं बाहर आकर कुछ किसी से पानी वगैरह के लिए बोलने के लिए जैसे ही आगे हुई तो मुझे लगा पीछे से किसी ने धक्का दिया है। तुम ठीक हो ना? यहाँ इनकी फैमिली में एक डॉक्टर भी है, उसने भी नब्स वगैरह सब कुछ चेक करा। कहते कमाल है, दुमजले से गिरने के बाद भी ईश्वर की कृपा से भाई साहब इसे खरोंच नहीं आई है। कुछ लोगों का यह कहना है कि पहले सोफे पे गिरी है, इस वजह से बच गई, वरना अगर डायरेक्ट फ्लोर पर गिरती तो अभी यहाँ पर खुशियों की जगह मातम बन गया होता।
इसको कई सारी महिलाओं ने कहा कि बिटिया एक काम कर, तू अभी हमारे पास यहीं बैठ जा, भाई इसको कुछ चाय नाश्ता कराओ पहले। अब यहीं पर बैठे बैठे इसे थोड़ा सा चाय नाश्ता जब करा रहे थे तो सब लोग खाते खाते रुक गए, सब इसे ही देख रहे थे। 30-40 पूड़ियां खा चुकी थी और पूड़ी सब्जी वगैरह, मतलब किसी और चीज से नहीं, सिर्फ पूड़ी आते हैं रखते हैं और ये एक पूड़ी एक बार में खा रही है निगल रही है, पता नहीं 30-40। इनके मम्मी पापा समझ चुके कि इस पर कोई खेल शुरू हो गया है। वो जो पंडित जी है उनके पास जाना पड़ेगा, जो स्टूडेंट है उनके घर गए, उन्होंने हाथ जोड़ दिया, उन्होंने कहा कि जी मेरे बस की नहीं है, अब मैं जहां रोक सकता था, चीजें संभल सकती थी, तब तो आपने मुझे वहां से बेइज्जत करके भगा दिया। अब उसके साथ फेरे लेकर तुम आए हो, अब तुम जाने और वो जाने, मैं नहीं कर सकता मदद, और मैं चाहकर भी नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे हाथ से बाहर चली गई बात। वो पंडित जी कब तक आएंगे? जी हमें गुरु जी का नहीं पता, वो आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, या 1 महीने बाद आए। वो 4 धाम की यात्रा पे हैं और पता नहीं है वो कब लौटेंगे। आप अपने आप देख लो, किसी और के पास चले जाओ, जो मदद मिलती है वो करो। अंकुश बार बार दीप्ति को संभाल रहा था और दीप्ति पूरे घर में, थोड़ा अजीब लगेगा आपको सुनकर, हाइड एंड सीक खेलना शुरू कर चुकी थी। मतलब वो लोगों से छुप रही थी। उसे जैसे ही अंकुश ढूंढ लेता था तो फिर वहां से वो भागती थी, कभी कहीं और जाके छुप रही है। लोग पहले तो इस बात को मजाक समझ रहे थे कि बिटिया अपने घर में थोड़ा सा रिलैक्स हो गई है, कोई बात नहीं, भाई घर की बेटी है और खेल रही है, कोई बात नहीं, ठीक। लेकिन अब डर लग रहा है, क्योंकि जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह भागती हुई जा रही थी, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। काजल ये कहती है कि मुझे भाभी की जगह कोई 50-55 साल की औरत है वो दिख रही है, और उसने मैरून से कलर की साड़ी पहन रखी है, और उसके पैर की जगह भी हाथी थे, जैसे जानवर के आपको लगते हैं ना, वैसे तो आगे हाथ पीछे पैर होते हैं, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि चारों हाथ हैं। उस औरत के चारों हाथ थे जो मैंने भागती हुई देखी है। जिस कमरे में गई ना, माता पिता कहते हैं काजल जा अपनी भाभी से बात करो और उसे थोड़ा सा बेटा शांत करिए, क्या कर, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाऊं। अरे ऐसे कैसे चले जाऊं जिस औरत के 4 हाथ दिख रहे हैं, और वो औरत मेरी भाभी है भी नहीं, मैं क्या जाकर बात करूंगी उससे। मैंने भाई को सारी बात बताई, अब भाई को भी ये समझ नहीं आ रहा कि हम अब ऐसी सिचुएशन में करें क्या। भाई साहब पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन, रात के 11-11:30 बज गए। ये 10 जगह घुमाए कहीं से मदद मिल जाए, लेकिन ना कोई पंडित भगत मौलवी, अरे कोई मदद के लिए आगे ना आए। जिसको सिचुएशन बताएं वो मना करते। एक तो मौलवी आया था इनके घर पर मदद करने के लिए, लेकिन जैसे ही देखा ना, इसे देखने के बाद मना कर दिया कि ये अपने बस की बात नहीं है। और उस मौलवी के बारे में कहते थे कि भाई बहुत ज्यादा पहुंचे हुए हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो ये जानते हैं, उतारा बड़े आराम से कर देते हैं। उसने घर में प्रवेश करते ही इसको, दीप्ति को देखा और मना कर दिया, ये किसी के बस की बात नहीं है जिसे तुम ले आए हो। एक यहां पर बड़ी अजीब सी बात हुई। इनके घर के आईने में जब भी दीप्ति निकल रही थी, मतलब भागती हुई इधर उधर, उसकी शैडो परछाई या उसकी आकृति, वो दीप्ति दिखती ही नहीं थी। शीशे में एकदम प्लेन दिखता था। वो सामने से निकल कर गई है ना, तो अंकुश की नजर गई, उसे शीशे में दिखी नहीं। उसने माता पिता को बताई। अब माता पिता और काजल ये सब कंफर्म करने के लिए एक आईना लेकर आते हैं, देखते हैं तो हाँ, उसमें दीप्ति नहीं दिख रही है, उसमें कोई भी नहीं दिख रहा, उसमें एकदम प्लेन शीशा दिखता है। आंखों का भ्रम है, क्या है, छलावा है। और जब भी ऐसा कुछ ये लोग कर रहे होते हैं ना ट्राई, दीप्ति हंसने लग जाती है। अंकुश के माता पिता कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, जब तक ये बिटिया ठीक नहीं होती तब तक हमें शादी नहीं करानी चाहिए। और वो जो पंडित जी के स्टूडेंट थे जो मदद कर रहे थे, उन्हें भी हमने अपमानित करके भेज दिया था। सारी गलतियां तो हमारी हैं। अब सिचुएशन हाथ से निकल गई, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। ये आपस में बात कर रहे थे, तभी दीप्ति तेज तेज रोने लगी। अंकुश का नाम ले रही है, काजल का नाम ले रही है। अंकुश जी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी डॉक्टर को एक बार बुला लीजिए। इनके घर के जो डॉक्टर साहब हैं वो चेक करके चले गए, कहते किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा दर्द कैसे महसूस हो रहा है? बार बार हो रहा है कि हल्का हल्का कभी कभी होता है। ये हंसने लगी और एकदम बोलती है कि मैं तो मजाक कर रहा था। डॉक्टर साहब को ये चीज समझ नहीं है कि क्या बोला था इसने। अंकुश ने कहा कि आप बाहर बैठिए, मैं आता हूं अभी। काजल, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद कर दे। अपनी भाभी की मदद नहीं करेगी काजल? तू इधर आ, इधर आ, मेरे पास आना। अंकुश ने कहा कि काजल जाना, भाभी बुला रही है, 2 मिनट उसके पास बैठ जा।
काजल कहती है कि भैया मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये भाभी है नहीं। दीप्ति ने क्या बोला? अच्छा, तो तूने मुझे देख लिया। बहुत तेज है तेरी आंखें। मैं कल से कुछ कह थोड़ी ना रही हूं। मेरी आखिरी इच्छा थी ब्याह, और अब हुआ है तो मैं खुश भी ना हूं। इसने एक सवाल कर दिया, काजल ने। तुम्हारी इच्छा भैया से शादी करने की थी? उसने कहा ना, मुझे तो बस ब्याह करना था, और तेरे ही तांत्रिक ने करवाया मेरा ब्याह। उसने जो कहा मैंने किया, और उसने जो कहा वो तुम सबने किया। काजल को अच्छे से ध्यान है कि हमारी फैमिली से कोई भी तांत्रिक के पास गया ही नहीं है। तांत्रिक के पास? क्यों झूठ बोल रही हो भाभी? अंकुश ने कहा, कोई तरीका है? कैसे बात कर रही है? उसने बोला ही क्या है? बोला क्या है? अभी आपके सामने बोल तो रही है कि तुम सबके मैं मदद से आई हूं और मैं तांत्रिक के पास से आई हूं, और क्या बोल रही है कि मेरी आखिरी इच्छा थी शादी करनी। उन्होंने कहा ये कुछ बोल ही नहीं है जब से चुपचाप बैठी है। ये जो बोल रही है इसे काजल को सुनाई दे रहा है, और घर वाले बाकी लोग भी 5 एक खड़े हैं। वो कहते हैं कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या बोल रही है तुम? वो दांत किटकिटा रही है एकदम से, बेड पे जैसे जानवर चलते हैं उस तरह से चलती हुई आई दीप्ति, और काजल के सामने दांत किटकिटा रही है, आंखें बड़ी करके दिखा रही है। काजल घर में सबको देखती है, सब लोग बस चिंतित हैं, आपस में बात कर रहे हैं, किसी को इसकी एक्टिविटी नहीं दिख रही है क्या कर रही है। इसके पास में एक इतना बड़ा जग रखा हुआ था दूध का, उसे मुंह से लगाया और भाई साहब ने पीना शुरू कर दिया। एकदम काजल क्या कहती है, अंकुश भैया देखो, अब आप सभी के सामने ये जो कर रही है ये नहीं दिख रहा किसी को? अब मम्मी पापा ने भी पूछा क्या कर रही है, वो आराम से बैठी तो है, शांत है, कम से कम चुप हो जा, अभी सोचने दे हमें क्या करना है। अब वो जग रखती है, मुंह पहुंच रही है इसके सामने, दांत खिटखिटा रही है। 1 मिनट भैया, आप ये जग देखो, इसने पूरा दूध का जो ये जग रखा हुआ था ना, ये इसने पिया है अभी भाभी ने। और आप, उन्होंने कहा तू कैसी बातें कर रही है, तेरे दिमाग में कोई चीज ज्यादा असर कर गई है क्या? वैसे ही हम बहुत परेशान हैं, तू उल्टा सीधा बोले जा रही है। तो काजल की मम्मा कहती हैं कि देख तेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ बोल रही है, वो दांत किटकिटा रही है, वो तेरे सामने आ रही है, ये सब। और ये जो तू बोल रही है ना, जग भर के कोई पी जाएगा, इतना बड़ा जग है। मैं दिखाती हूं। वो गई, जग पे से प्लेट हटाई और ऐसे पलट कर दिखाया। गुस्से में उन्होंने सारा दूध पलट दिया। क्या हुआ? ये तो पी गई थी ना पूरा, कैसे आ गया इसमें? अब काजल के पास कोई जवाब नहीं था। अब दीप्ति तेज तेज रोने लग गई, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। तभी किसी के कहने की आवाज आई कि अरे पंडित जी आ गए। वो जो बड़े पंडित जी हैं उनका घर में प्रवेश हुआ। उन्हें देखते के साथ ही 2nd फ्लोर पे सभी लोग आगे रेलिंग पे खड़े थे, प्रणाम करते हैं और आंखों में आंसू होते हैं कि पंडित जी बहुत सिचुएशन खराब हो गई है। उन्होंने कहा बिटिया कहाँ है? बिटिया यहीं है। अब वो धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रहे थे और वो परेशान होना शुरू हो गई। उसने जो बेडशीट है उसे नाखूनों से खराब करना शुरू कर दिया, दीवारों पे नाखून लगाने शुरू कर दिए। 3 अपने नाखून उखाड़ दिए। पंडित जी जब तक आए हैं, इसके खूब हाथ रोक रहे हैं, उन्हें धक्का दे रही है, लात मार रही है, किसी के काबू में नहीं आ रही। पंडित जी दरवाजे पर आकर खड़े हुए। ये एकदम से शांत होती है, पंडित जी के सामने एकदम हाथ जोड़ देती है। तू चला जा, तेरे से कोई मेरा बैर थोड़ी ना है। पंडित जी ने कहा कि हाँ बेटा, लेकिन तू भी साथ ही चलेगी, मैं कहीं ना जाने की। उन्होंने कहा बेटा देख, क्यों किसी की जिंदगी खराब कर रही है? तू भी देख, अच्छी है, तेरे मन की थी ना, तेरे को ब्याह करना है। और ये बात सिर्फ काजल को पता है, पंडित जी को कैसे पता चली? काजल ने आकर कहा पंडित जी ये ना इन्होंने मुझे बोला है। बेटा इसकी कई बात तेरे को सुनाई दे रही थी? जी। तुम 2-1 दिन थोड़ा सा ध्यान रखना, वो तुम्हें अपना माध्यम बना रही है, कभी वो इस पर खेलेगी तेरी भाभी पर, कभी तेरे पर आएगी। लेकिन पंडित जी हमें जो परछाई दिखती थी वो तो आदमी की थी। उन्होंने कहा वो जिन्न था, उसका तो उतारा मैंने कर दिया। जो तुम्हें सहरे में दिख रहा था वो उसकी आखिरी रात थी, लेकिन ये तुम किसे ले आए साथ में? किसने किया है? किसके पास गए थे? तब पता चला धीरे धीरे सभी को कि ये तांत्रिक के पास गए थे और उसने मजबूत करने के लिए कुछ चीजें दे दी।
पंडित जी ने यहां पर जब उतारा किया, ये इसका फेस इसका सा लग ही नहीं रहा था। सब लोग कह रहे थे कि मतलब आप तस्वीर से ओरिजिनल इंसान को मिलाओ तो दुनिया भर का फर्क लग रहा है भाई साहब। अगर पहले वजन, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि वजन इसका मान लीजिए 58 या 59 था, लेकिन जब उतारा हुआ है सभी के सामने, यहाँ पंडित जी बैठ के इसको मतलब जो अपने मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, जब उसके बाद ये सोई और उठी है तो फर्क कम से कम 20-25 किलो का सा लग रहा है। पंडित जी ने कहा ठीक हो जाएगी, 3-4 महीने तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और फिर ये भी बताया कि आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना है, घर में एक बार आपको सुंदरकांड का पाठ कराना है और 11 बार बजरंग बाण पढ़ना है। लेकिन पढ़ने का जो तरीका और मतलब चीजें होती हैं वो सब पंडित जी ने बताई थी इन्हें। ये उसके बाद ठीक हुई है। और इनका ये कहना है, दीप्ति का, मैंने रास्ते में कोई मिठाई खाई नहीं थी, मैं तो सोती हुई आई हूं, मैंने कोई गाड़ी भी नहीं बदली है। आप झूठ बोल रहे हो। इनकी कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।